जय हिंद बच्चों। हिंदी के इसी क्रम में आज फिर एक हम वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे विषयों के बारे में जो यहाँ पे प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को हम समझा सकेंगे। तो मेन चीज़ क्या है कि जो प्रश्न यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनका जो विस्तृत जानकारी हम आप लोगों को देंगे उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और याद रखें, परीक्षा में पैनिक ना हो, इनका सही से जवाब लिखें। तो प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? आपका तुर्की भाषा का शब्द है। किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। थोड़ा सा मोटा कर दे बेटा इसको। किसका है? तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। और ज्यादा मोटा हो जाएगा बेटा, ज्यादा मोटा हो गया, बस ठीक है। अभी दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। अवहट, अवहट किस भाषा, किस काल की भाषा है? अवहट। तो हमने आप लोगों से एक बातचीत करी थी पहले कि हिंदी का सही विकास क्रम क्या है। तो हिंदी के सही विकास क्रम में सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि हिंदी के सही जो विकास क्रम में सबसे पहले क्या था? संस्कृत बनी थी। और संस्कृत के बाद में जब संस्कृत लोगों से नहीं बोली जाती थी, जो हमारे वैदिक साहित्य थे, हमारे वेद थे, वो संस्कृत में थे, तो उनसे जो पढ़ना था, उनसे जो समझना था, वो चीज़ें बड़ी मुश्किल थी। तो उसके बाद क्या बनाई गई? लौकिक संस्कृत बनी। और लौकिक संस्कृत के बाद क्या बनी आपकी? उसके बाद में आपका लौकिक संस्कृत के बाद में पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से आपकी क्या बनी? अवहट बनी। और अवहट से क्या बनी आपकी? अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से अवहट बनी। हम यहाँ पे एक बार फिर आपको एक क्रम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। सबसे पहले क्या थी? संस्कृत। संस्कृत थी। संस्कृत के बाद में क्या बनी? हम सीधी बोल सकते हैं लौकिक संस्कृत। क्या थी? लौकिक संस्कृत। उसके बाद में क्या बनी? पाली बनी। पाली। पाली के बाद में आपका प्राकृत बना। प्राकृत। प्राकृत के बाद में आपका अपभ्रंश बना। अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद आपका क्या बना? अवहट बना। तो अवहट को हम कह सकते हैं ये कि हिंदी के करीब वाली भाषा है, अर्थात कह सकते हैं कि अपभ्रंश का मतलब है टूटी फूटी भाषा, बिगड़ा हुई भाषा। इससे जो भाषा निकल के आई है वह क्या थी? आपकी अवहट थी। और अवहट में बहुत सारे हमारे ग्रंथ लिखे हैं जो हमारे पुराने कवि और रचनाकार रहे हैं। तो हम इसमें कह सकते हैं कि अवहट किस काल की भाषा थी? तो ये क्या थी? आदिकाल की भाषा थी। नेक्स्ट, गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? क्या है? कोंकणी है। आप देखते होंगे गोवा के तट पे जो रेलवेज हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोंकणी रेलवेज। तो ये हमारा जो भाषा वहां की वे क्या है? कोंकणी भाषा है। कहाँ की? गोवा की भाषा है। नेक्स्ट, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे चीज़ों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने एक भारतेंदु संघ भी बनाया जिसको उन्होंने हिंदी साहित्य के साथ में जोड़े रखा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी भाषा है? पाली। हमने पहले ही बात करी थी कि संस्कृत के बाद में क्या बनी है आपकी? लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के बाद क्या बनी है आपकी? पाली बनी है। तो पाली क्या है? संस्कृत भाषा का एक रूप है। और ये पाली कहाँ यूज हुई थी? जब महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देने की कोशिश करी तो लोग नहीं समझ पाते थे, तो उन्होंने उस टाइम पे संस्कृत से एक भाषा निकाली और उस भाषा को निकालने के बाद में उसमें देशज शब्द जोड़ने के बाद में एक भाषा तैयार करी। क्या थी? पाली। और ये पाली संस्कृत का ही एक रूप है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? अगर आपसे यह प्रश्न करता है कि हिंदी को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दो। दो कौन सा होगा बेटा? एक आपका भारोपीय और एक आपका द्रविड़ है। ये दो हैं। तो भारोपीय परिवार में आपकी जो भाषाएं आ जाती हैं वो आ जाती है उत्तराखंडी, राजस्थानी, ये मराठी वगैरह सारी। और जो आपकी जो द्रविड़ भाषा है उसमें आपकी तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये सारी भाषाएं किस में आएंगी? आपकी द्रविड़ में आएंगी। तो भाषा परिवार को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका भारोपीय है, दूसरा आपका क्या है? द्रविड़ है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? आपका भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है? हिंदी है। हम कह सकते हैं कि खड़ी
कहां से? एक प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि बताइए खड़ी बोली का सबसे प्राधिकृत क्षेत्र कौन सा है? तो हम बोल सकते हैं कि खड़ी बोली का जो उद्भव हुआ है या जिस हिंदी को हम आज बोल रहे हैं वो हिंदी कहां से बनी है? मेरठ से बनी है। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये उस बोली का एक प्राकृतिक क्षेत्र है जहां से खड़ी बोली को लिया गया है और वही बोली आज हमारी साहित्य का हिस्सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहां से? अपभ्रंश से हुआ है। हमने बताया था अपभ्रंश का मतलब है, अपभ्रंश का मतलब है बिगड़ा हुआ रूप। क्या है? बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप। तो ये जो अपभ्रंश भाषा है हमारी किससे बनी थी? पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से क्या बनी थी? अवहट बनी। तो ये जो हमारी हिंदी भाषा है किसका रूप है? ये हमारे अपभ्रंश का रूप है, ये याद रहे और ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्या है? तेलुगु नहीं आती है। कन्नौजी हिंदी का एक रूप है। बांगरू और अवधी। बांगरू भाषा राजस्थान में प्रयोग होती है जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं म्हारो, थारो, जारो, पोतड़ो, गूदड़ो। ये जो भाषा है ये क्या है? बांगरू भाषा है। ये अधिकतर राजस्थान के ग्रामीण इलाके में इस्तेमाल की जाती है। अवधी भाषा ये है, ये मैया, मोए, तोए जो भाषा हम यूज करते हैं, मोरे, तोरे, मैया, मोरी, मैनी, माखन, खायो, मायो, ये सारी क्या है आपकी? और कन्नौजी भी उसी से मिलती जुलती भाषा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? किसमें है? काव्य भाषा में है। ब्रज भाषा को हम ये भी कह सकते हैं कि हिंदी की सबसे बड़ी भाषा के रूप में कौन सी उपबोली है? तो क्या है? ब्रज भाषा है। कौन सी बेटा? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा रही है जिसमें हिंदी में सबसे ज्यादा काव्यों की रचनाएं हुई हैं। तो काव्य क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं और ये ब्रज भाषा में जितनी भी कृष्ण लीला से संबंधित पुस्तकें बनी हैं सब किस में है? आपकी ब्रज भाषा में है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा जो है विशिष्ट भाषा है। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? कितने हैं? 3। पहला क्या है? मौखिक, या हम बोल सकते हैं लिखित, मौखिक और सांकेतिक। क्या बोल सकते हैं? मौखिक, मौखिक, मौखिक जो मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, लिखित, लिखित, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। और क्या है? सांकेतिक। ये 3 रूप होंगे। क्या होंगे आपके? 3 रूप होंगे। भाषा में अभिव्यक्ति के 3 रूप होंगे। अब मौखिक क्या है? जो मैं आप लोगों के सामने बातचीत कर रहा हूं वो क्या है? मौखिक भाषा है बेटा। जो हम लिखते हैं, जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो क्या है? हमारी लिखित भाषा है। और हम संकेत से बोलें, इधर आइए, उधर आइए, वो जरिए, इसे करके हम ऐसे हाथ हिलाएं, ये हमारी क्या होगी? सांकेतिक भाषा होगी। तो अगर आपसे प्रश्न करता है भाषा में व्यक्ति कितने रूप हैं, तो क्या होंगे? 3 रूप होंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे। हम इसमें एक कंफ्यूजन रखते हैं बेटा, हम इसमें राष्ट्रभाषा और राजभाषा में गलतियां कर देते हैं। तो यहां पे आप लोगों को गलती नहीं करना है। हमारी हिंदी को कहां रखा है? राजभाषा में रखा है, न कि राष्ट्रभाषा में। राष्ट्रभाषा में रखने से क्या हो जाएगा कि जितने भी प्रादेशिक हिस्सों में भारत बटा हुआ है उन संघ के अंदर क्या हो जाएगा? हिंदी फिर एक नेसेसरी भाषा हो जाएगी, अनिवार्य भाषा हो जाएगी, जो अभी तक नहीं है। तो इसलिए हम कहां रखेंगे? इसको राजभाषा में रखेंगे। ढूंढाली बोली है बी, कहां की? पूर्वी राजस्थान की ढूंढाली, जो हमने अभी आपसे बातचीत करी। ढूंढाली बोली एक ग्रामीण बोली है जो राजस्थान में प्रयोग होती है, जहां पे म्हारो, गूदड़, पूदड़ की इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। क्या? पुरानी बंगला, जो पुरानी बंगला भाषा थी उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रजबोली के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात उसके अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्रज भाषा से मिलते जुलते हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये पुरानी बांग्ला है और ये आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, सिंधी? नहीं, मराठी भाषा जो है वो क्या है? आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि वहां पे जो आपके वर्ण हैं, वर्ण को कहीं कहीं पे अर्धवर्ण का इस्तेमाल किया जाता है और यही मराठी भाषा आपकी जो है देवनागरी लिपि से निकली है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? कौन सी है? फिर दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे। कौन सी? पाली है। आगे बढ़ते हैं। मराठी और नेपाली किस
लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? हमने अभी मराठी की बात करी थी और नेपाली की, दोनों। ये हमारी जो है देवनागरी की लिखी है। जैसे हम नेपाली बोलते रामरोमांची, रामरोमाम करने बानी, तो ये क्या है? रामरोमांची, अर्थात उन्होंने देवनागरी लिपि को थोड़ा सा पर्वतीय भाषा में तोड़ के बोलना शुरू किया है। और ये दोनों जो किसके रूप हैं? ये आपके जो है देवनागरी लिपि के रूप है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। कौन सी है? पूर्वी हिंदी होगी। नेक्स्ट, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? देखिए, आदर्श के रूप में हिंदी का सही स्वीकार्य रूप, आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप, केवल पढ़ने लिखने की हिंदी, नीचे दिया साधारण बोलचाल की हिंदी या मध्यकालीन साहित्यिक हिंदी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है और इसको मैं यहाँ पे खास में लिखूंगा। ये आपसे खास हो सकता है आपके परीक्षा के लिए खासकर। मानक, मानक का मतलब है जिसको मान्यता दे दी गई हो, अर्थात एक ऐसा प्रारूपिक, एक ऐसा रूप हिंदी का जिसको भारत सरकार ने एक मान्यता दे दी हो कि ये जो किताब है, ये जो ये वर्ण है, ये जो वर्णमाला है, ये ऑथेंटिकेटेड है, इससे बाहर नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण का एक व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? मानक हिंदी कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप क्या कहलाता है? मानक हिंदी कहलाता है। और मानक हिंदी नाम से एक पुस्तक भी भारत सरकार ने इशू करी है जो हिंदी के ऊपर बनी हुई है, जिसको आपको लेकर देखना है कि मानक हिंदी एक्चुअली में है क्या। आगे बढ़ते हैं। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? बौद्ध धर्म की। हमने पहले कहा है कि पाली कहां से निकली है? संस्कृत से निकली है बेटा। और संस्कृत भाषा को इस्तेमाल करना पहले मुश्किल था, उसके बाद महात्मा बुद्ध ने क्या बनाई? पाली बनाई और अपने उपदेश किस में दिए हैं? पाली में दिए हैं। तो ये भाषा हम अधिकतर क्या मानते हैं कि ये बौद्ध धर्म से जोड़कर देखी जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बौद्ध धर्म से। निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन सा है? कबीर। कौन है? कबीर। कबीरदास जी एक ऐसे थे, निर्गुण भक्ति के आधार उन्होंने किसी पार्टिकुलर भगवान की पूजा नहीं करी, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोला, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं बोला, उन्होंने सब धर्मों के लिए बोला। जैसे उन्होंने बोला कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दे बनाए, वापे चढ़ क्या मुल्ला बांग दे भरावा खुदा। अर्थात मंदिर मस्जिद जो कंकर पत्थर जोड़ के आप लोगों ने जो मस्जिद बनाई है उस पर चढ़ के बांग देने की जरूरत नहीं है, भगवान को ऐसे सुनेगा। इसीलिए उसने लिखा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो में पूज उपहार, पत्थर पूजे हरि मिले तो में पूज उपहार। अर्थात पत्थर पूजने से अगर हरि मिले तो मैं पहाड़ पूजूं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूज उपहार, वास्के तो चक्की भली पीस खाए संसार। अर्थात उन्होंने जितने भी भगवान आज की मान्यता में हैं सबकी आलोचना करी है और बताया है कि आप निर्गुण रहिए, अपने कर्मों के ऊपर बात कीजिए। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपकी हर चीज, हर भगवान सही है। ये कौन है? कबीरदास जी होंगे। सिंधव का आश्रय निम्न में से कौन नहीं है? सिंधव, सिंधव का मतलब क्या है? नमक। आप कहते हैं सेंधा नमक, तो सिंधव को नमक ही बोलते हैं। सिंधव को घोड़ा बोलते हैं, सिंधव को समुद्री बोलते हैं, सिंधव को सोना नहीं बोलते हैं। तो सिंधव के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंधव का मतलब नमक भी है, आपका यहाँ पे घोड़ा भी है, घोड़ा भी है और आपका समुद्र भी है। ये आपका पर्यायवाची है किसका? सिंधव का। नेक्स्ट, अंधों की पढ़ने की लिपि कौन सी है? क्या है? ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि बेटा एक ऐसी लिपि होती है जिसमें कागज में अक्षरों को उभार के बना जाता है, उभार देते हैं नीचे से। छापा क्या करता है? अक्षर कागज के ऊपर रखते हैं और वो अक्षर उभर जाते हैं, तो उसको वो ऐसे हाथ से पढ़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ए बी सी, तो वो चीज क्या कहलाती है? आपकी ब्रेल लिपि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसकी पत्नी, किसकी है? किसकी है? मीराबाई की है। मीराबाई क्या थी? राजस्थान के राजघराने की बहू थी, राजा राम रतन सिंह, राणा रतन सिंह की, राणा रतन सिंह की वाइफ थी, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन होने के बाद में अपना घर बार छोड़ दिया और वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। और उन्होंने लिखा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो कहना चाहती है कि मैंने भगवान की भक्ति में एक ऐसा धन पा लिया जो मुझे और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता था। किसने कहा है? मीराबाई ने कहा है। खास प्रश्न है, आ सकता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कहता कालिदास को कहा जाता है। देखिए, कालिदास के नाम लेने से एक बात मेरे याद आ जाती है जो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा। कालिदास एक ऐसे
कवि थे जिन्होंने बचपन में कभी नहीं कुछ किया। वे अपनी धर्मपत्नी के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहते थे और सोचते थे कि बस उसके अलावा कुछ ना हो। जैसे एक दिन डॉक्टर रहमान साहब ने आपको बताया था कि एक राजा अपनी पत्नी के पीछे इतना पागल था कि हर बार युद्ध में से आके उसका चेहरा देखने आता था। तो छतरानी ने क्या किया, अपने सर को काटा और राजा को दे दिया कि लीजिए रथ के ऊपर रख लीजिए, देखते रहिए। इसी प्रकार कालिदास जी जो थे एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने बचपन में ना अपनी विद्या प्राप्त करके अपनी जवानी से विद्या स्टार्ट करी और ये हमारे भारत के शेक्सपियर कहलाए। क्या कहलाए? भारत के शेक्सपियर कहलाए। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से है? किससे है? ब्राह्मी लिपि से है। जब हम बात लिपि की करेंगे तो इसमें एक चीज और प्रश्न आपसे पूछ सकता है, यहाँ पे मैं रोकूंगा आप लोगों को बेटा, कि शारदा लिपि कहाँ पे? आपके जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है। और शारदा लिपि की एक खासियत यह है कि शारदा लिपि किस लिखे हम क्या लिखते हैं? बाएं से दाएं, दाहिने से बाएं लिखते हैं। अर्थात हम लिखते हैं अभी कहाँ से? दाहिने से, यहाँ से इधर लिखते हैं और वो दाहिने से बाएं लिखी जाती है। अर्थात खरोष्टी लिपि जो है उल्टी लिखी जाती है। अगर हम हिंदी ऐसे लिखते हैं तो वो खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाएगी? आपको ऐसे लिखी जाएगी। तो ये अपोजिट है, खरोष्टी और शारदा। ओके, ये दोनों चीज आपको याद रहे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है। बहुत आसान प्रश्न है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? क्या है? खड़ी बोली है। जो खड़ी बोली आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपके मेरठ वाले क्षेत्र में, आपके सोनीपत वाले क्षेत्र में, वो क्या है? खड़ी बोली है। और जो खड़ी बोली है वही हिंदी भाषा का एक प्राकृतिक और मानक रूप है जो हम बोल रहे हैं। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। क्या है? पूर्वी हिंदी है, पूर्व में बोली जाती है। ब्रज भाषा है। क्या है? पश्चिमी हिंदी है, याद रहे। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? आपका एक पाली ग्रंथ है जिसके अंदर जो है एक राजा और एक बौद्ध भिक्षुक के बीच में जो है जो डिस्कशन हुआ है, जो बातचीत हुई है, उसका प्रश्नावली और उत्तरावली जो है वो मिलिंद पन्हो है। जो क्या है? ये पाली का ग्रंथ है और ये महात्मा बुद्ध के द्वारा ऑथेंटिकेटेड है। आगे चलिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? कैसा क्रांतिकारी कवि माना जाता है? अर्थात उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो भारत की आज़ादी के ऊपर, और वे कविताएं लिखी हैं जो जोश से भरी हुई थी। नेक्स्ट, अवधी शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। क्या है? अवध की भाषा। नेक्स्ट, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? किस भाषा की लिपि है आपकी? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। गुरुमुखी से क्या निकली है? पंजाबी भाषा निकली है। तो गुरुमुखी क्या है? एक अलग लिपि है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते थे। कौन थे? अमीर खुसरो। सबसे पहले अमीर खुसरो ने हिंदी के बारे में बातचीत करी और हिंदी के बारे में रचनाएं करी। तो आपसे अगर कोई पूछता है तो हिंदी की खड़ी बोली के सबसे पहले कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? श्याम सुंदर दास ने लिखी थी, याद रहेगा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अमीर खुसरो का समय है कितना है? 13वीं शताब्दी। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि अमीर खुसरो ही एक ऐसा कवि था जिसने बहुत सारे मुगल शासकों के समय में भी कार्य किया। और ये भी कह सकते हैं कि अमीर खुसरो एक ऐसा कवि था जिसने सबसे पहले हिंदी में रचनाएं की। नेक्स्ट, खड़ी बोली में सबसे पहले लोक कवि कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। जायसी ने किस भाषा में रचना की? अवधी में की। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। सदुक्कड़ी, इसके बारे में एक दिन आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो में, जब डॉक्टर रहमान साहब पूछ रहे थे कि सदुक्कड़ी क्या है। किसकी भाषा है सदुक्कड़ी? किसकी भाषा है? रहीमदास की है? नहीं। रामानंद की है? नहीं। जायसी के? नहीं। किसकी है? कबीर दास की है। सदुक्कड़ी एक ऐसी भाषा थी बेटा कि ना तो वो हिंदी थी, ना पंजाबी थी, ना कुछ थी। अर्थात उसके अंदर जो भी आपकी देशज भाषा होती है उस देशज भाषा का प्रयोग किया गया था जो आम जनता को आसानी से समझ में आ सके। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोतिस मानू चून। अर्थात रहीमन पानी, अर्थात उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया जो आम जनता अपनी भाषा में इस्तेमाल करती थी। तो इस भाषा को हम क्या कहते हैं? सदुक्कड़ी कहते हैं।
तो याद रहे, अगर ये प्रश्न आपका जनरल स्टडीज में आ जाता है या हिंदी में आ जाता है कि सदुक्कड़ी कौन से कवि की भाषा थी, किसकी थी, कबीर की, या पूछ लेते हैं कि एक दे दे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, उपरोक्त पंक्ति में बताइए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। और ये बिल्कुल खास प्रश्न हो सकता है बीपीएससी के लिए भी और बिहार दरोगा के लिए भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, क्या है, गीता है। एक प्रश्न इसमें और दे सकता है कि बताइए महाभारत की साथ में जुड़ा हुआ कौन सा एक ग्रंथ है, तो कौन सा है, गीता महाभारत की साथ में जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि भीष्म पर्व के अंदर आपसे यह भी पूछा जा सकता है गीता महाभारत के कौन से पर्व में बोली गई थी या बताई गई थी, तो किसे, भीष्म पर्व में। जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन जाते हैं और अर्जुन ने लड़ाई लड़ने के लिए मना कर दिया और वो बिल्कुल एकदम कृतविमूढ़ हो गए कि मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, मेरे जानने वाले सब सामने खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि तू कुछ नहीं है, तो सिर्फ अपना कर्म कर और अपने कर्म के आगे तेरा और कोई काम नहीं है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये सारी बातें उन्होंने गीता में की। और गीता किसका भाग है, महाभारत का भाग है। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़े। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं, कितने हैं, 7। कितने हैं, 7 सोपान हैं। नेक्स्ट, कबीर के प्रमुख शिष्य थे, कौन थे, धर्मदास। कौन थे, धर्मदास थे। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे, धर्मदास। देखिए, कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे, ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। किसके, ज्ञानाश्री। ये भी प्रश्न आपके बीपीएससी वालों के लिए खास हो सकता है, जिसमें पूछ सकता है कि कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे, तो किसके थे, ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे। मगही किस उपभाषा की बोली है, किसकी है, बिहारी भाषा की बोली है मगही। जो आप लोग अधिकतर यहाँ पे बिहार के अंदर प्रयोग करते हैं वो क्या है, आपकी मगही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, किससे हुई है, शोरसेनी अपभ्रंश से। खास प्रश्न है, आ सकता है आपके बिहार दरोगा में पूछ सकता है एक प्रश्न कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, किसकी, शोरसेनी अपभ्रंश से। क्या लिखना है इसको, पूरा ऐसे लिखना है, शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश से निकली है, क्या निकली है, खड़ी बोली। ओके आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की कब की, 1956 में की थी। कब की थी, 1956 में की थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, किसका हुआ, आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था, आपसे ये प्रश्न जनरल स्टडीज में पूछ सकता है, हिंदी में बहुत कम ऐसे प्रश्न आता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का हुआ था, ये याद रहे आपको। बघेली बोली का संबंध किससे है, बघेली बोली का संबंध किससे है, आपका पूर्वी हिंदी से है। बघेली बोली आगरा और आगरा से मिलते हुए क्षेत्र जो हैं उसके अंदर बोली जाती है, जहां पे बोलती है मारे लल्लन को हमारे छोरन को ढोरन की खोरन में डारन को टोरन से मार दियो। ये भाषा कौन सी है, ये भाषा आपकी क्या है, बघेली है, जहां पे छोरन, ढोरन, खोरन, लोरन, ये सब चीजें, छोरन मीन्स छोरा, ढोरन मीन्स जानवर, खोरन मीन्स जिसमें वो खाना खाते हैं, तो वो एक ट्यून में बात करते हैं, मारे छोरन को ढोरन की खोरन में डारन को टोरन बजा दियो। ये भाषाएं जो हैं ये आपकी क्या है, बघेली भाषा है और ये पूर्वी हिंदी है और ये क्या है, पूर्णतः अपभ्रंश है। क्या है, अपभ्रंश है, बिगड़ा हुआ रूप है हिंदी का। ओके आगे बढ़े। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है, किसकी है, अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की है। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है, किसे कहा है, अज्ञेय को कहा गया है कवियों का कवि। निज भाषा उत्पत्ति अहे सब उन्नति को मूल, क्या कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, अर्थात जो निज भाषा है वो उन्नति का एक मार्ग प्रदर्शित करती है, बाकी सब बेकार है। ये किसने कहा है, आपका भारतेंदु हरिचंद जी ने कहा है। नेक्स्ट, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता कौन है, बताइए, रहीमदास जी हैं, दादू हैं, तुलसीदास जी हैं, कौन है, या रहीम कबीरदास जी हैं, कौन है, अटकना नहीं है, कौन है, कबीरदास जी हैं। बलिहारी गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलते हैं गुरु और गोविंद
मेरे गुरु जो मुझे पढ़ा रहे हैं, जो मुझे समझा रहे हैं, वो और भगवान दोनों सामने खड़े हैं। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए, हे गुरु मैं आपको बलिहारी करता हूं, आपको नमन करता हूं, आपके पैर छूता हूं कि आपने मुझे भगवान के दर्शन करा दिया। अर्थात मैं आपको नमन करता हूं कि अगर आप ना होते, आप मुझे भगवान के बारे में जानकारी नहीं मिलती। किसने कहा है आपको? कबीरदास जी ने कहा है। निम्न से राष्ट्रकवि कहलाते हैं। कौन कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि हैं। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। और ये खास है, ये खास है। जो आप लोग पूछते हैं कि बताइए, तो ये रचना आपकी खास है, अंधा युग। इसको आप याद कर लीजिए, हो सकता है परीक्षा में रखा हुआ मिले। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? विद्वान का विदुषी। विदुषी का मतलब है बहुत ज्यादा प्रशिक्षित, पढ़ी लिखी, ज्ञानी को हम क्या बोलते हैं? विदुषी। विदुषी अधिकतर किसके साथ में प्रयोग होता है? महिला के साथ प्रयोग होता है। विदुषी किसके साथ प्रयोग होता है? महिला के साथ में होता है। जो विद्वान महिला होती है। और विद्वान किसके साथ प्रयोग होता है? पुरुष के साथ में योग होता है। नेक्स्ट, हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? अरे रे, ये अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अभी हमने इसके बारे में बात करी थी कि हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं। तो कितने होते हैं? 56 नहीं, 54 होंगे। 54 भी नहीं है, 50 होने चाहिए। कितने हैं? 50 नहीं, तो कितने होंगे? 52 वर्ण हैं। हमने बताया था इससे पहली वीडियो में कि हिंदी भाषा में कितने हैं? 52 वर्ण हैं। कितने हैं? 11 आपके क्या हैं? आपके स्वर हैं। कितने? 11। और आपके स्पर्श व्यंजन कितने हैं? यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं आपके? 25 स्पर्श। अंतस्थ, अंतस्थ कितने हैं आपके? 4। ऊष्म कितने हैं आपके? 4। संयुक्त कितने? यहां ले लेते हैं। संयुक्त कितने हैं? 4। कितना हुआ? 25। स्पर्श 25 हुए, अंतस्थ 25 हुए, ऊष्म 25 हुए, संयुक्त 25 हुए। और इसके बाद में आपके कितने हुए? आपके द्विगुण कितने हुए? 2। तो 25 टोटल करो, कितना हुआ? ये सारे के सारे। और आपके एक चीज और बच जाएंगे इसमें। क्या बच जाएगा? अयोगवा और बच जाएंगे। वे क्या बच जाएंगे? आपके 2। तो इस तरह मिला के ये आपके कितने बैठते हैं? 52 वर्ण बैठते हैं। इनको गलती नहीं करना है। इससे पहले एक वीडियो रिलीज हुआ है, उस वीडियो में वर्णमाला के ऊपर विस्तृत जानकारी दी गई है, उसको प्लीज एक बार खोल के पढ़ें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राम अयोध्या के राजा थे। राम अयोध्या के राजा थे में कौन चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? क्या है? पूर्ण विराम। अर्थात बात खत्म हो गई है। जो कहा है जहां पे बात की समाप्ति हो जाए, वाक्य का पूर्णांश हो जाए, वहां पे क्या है? पूर्ण विराम आता है। क्या आता है? पूर्ण विराम आ जाता है। ये क्या है? पूर्ण विराम है। नेक्स्ट, वह चलते चलते रुक गया। यह वाक्य है, कैसा है? क्रिया विशेषण है। अर्थात वह चलते चलते रुक गया क्या है? क्रिया के ऊपर निर्भरित क्या है? वाक्य है। नेक्स्ट, कौनते। कौनते कहा जाता है। कौनते, देखिए कहीं पे हम माता के नाम की साथ में अगर ए प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसका नाम बजा। कौनते किसको बोला गया? अर्जुन को बोला है। कुंती, कुंती किसका नाम था? कुंती उनकी माता का नाम था। और उसमें अगर प्रत्यय लगा दिया है ये, तो क्या बन जाएगा? कौनते। किसके बारे में बोला गया? अर्जुन के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बोध भिक्षु का अर्थ देता है? क्या देता है? श्रमण। श्रमण मीन्स गमन करना, बांटना, विस्तार करना। क्या है? आपका बोध भिक्षुक से संबंधित है। नेक्स्ट, महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पार्थ। पार्थ, आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, हजारों बार उसके अंदर पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ आप मेरी बात को ध्यान दे, हे पार्थ आप कुछ नहीं है। ये किसने कहा है? कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए ये यूज किया है। किसने किया है? अर्जुन के लिए यूज किया है पार्थ शब्द का। और किसने किया? भगवान कृष्ण ने नाम दिया है अर्जुन को पार्थ का। पार्थ मीन्स होता है तराने वाला। अर्थात तुम प्रकृति को तराने वाले हो, जमीन से जुड़े हुए तुम पृथ्वी को तराने वाले हो। तो तुम हे पार्थ डरो मत, तुम आगे बढ़ो, धनुष उठाओ और लड़ाई करो। ये तुम्हारा कर्म बोल रहा है। ये किसने कहा है? अर्जुन के लिए। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। क्या होगा? विद्वान व्यक्ति पूज्य होते में कौन सा होगा? गुणवाचक होगा। क्यों होगा? पूज्य, क्योंकि किसकी पूजा हो रही है? विद्वान व्यक्ति की हो रही है। विशेषता क्या है? विद्वान है।
तो क्या होगा, गुणवाचक होगा। भोजपुरी बोली कहाँ की बोली है? कहाँ की बोली है भोजपुरी? फैजाबाद की है, बदायूं की नहीं, लखनऊ की नहीं, इलाहाबाद की नहीं है। नेक्स्ट, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? किससे हुई है? सिंधु। पहले सिंधु था और सिंधु में उनका जो प्रत्यय था ई प्रत्यय से है प्रत्यय लगने से क्या हो गया, हिंदू बना दिया फारसी ने। फारसी से क्या बना है? सिंधु से, हिंद से सिंधु बना। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। क्या है, किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना की एक लाइन है। कृष्ण कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे? मथुरा के, श्रावस्ती के, द्वारिका के या गोकुल के? कहाँ के थे? आप लोगों ने महाभारत भी देखी होगी, आपने कृष्ण लीला भी देखी होगी। कहाँ के थे? मथुरा के थे, श्रावस्ती के थे, द्वारिका के थे, गोकुल के थे। आपका कंफ्यूजन जाएगा, मथुरा नहीं। मथुरा का राजा कौन था? कंस था। और कृष्ण कहाँ थे? द्वारिका के राजा थे। कहाँ के थे? द्वारिका के राजा थे। ये गलत है, ये सब गलत है। क्या होगा? द्वारिका। किसे विधेय कहा गया है? किसे विधेय कहा गया है? क्या है? राजा जनक को विधेय कहा गया है। प्राकृत किसकी भाषा है? किसकी भाषा है प्राकृत? हमने कहा था आप लोगों से अभी कि जब हमने लौकिक संस्कृत के बाद में आपकी पाली बनाई महात्मा बुद्ध के उपदेशों के लिए, और प्राकृत जो बनी है वो पाली से निकलो अपभ्रंश है। तो प्राकृत को किसने प्रयोग किया? महावीर जैन ने प्रयोग किया। तो हम प्राकृत को जैनियों की भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृत भी बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रेम सागर किसकी रचना है? किसकी? लल्लू लाल की रचना है। और ये खास हो सकता है बिहार दरोगा के लिए, याद रहे इसको। नेक्स्ट, गोबर किस उपन्यास का पात्र है? बी, किसका है? गोदान का है। गोदान किसका है? प्रेमचंद का है। जयशंकर प्रसाद का किसका है? किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। नेक्स्ट, निम्न में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। क्या है? महादेवी वर्मा होंगी। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? सैयद इंसाअल्लाह खां। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। जायसी किस धारा के कवि थे? कवि हैं प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी अर्थात जायसी किसके थे आपके? जायसी ने किसके ऊपर रचनाएं करी हैं? भगवान कृष्ण के ऊपर। नेक्स्ट, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। किसने कहा है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अर्थात जो मुंशी प्रेमचंद थे वो बहुत दिनों से पदलित अर्थात जो बेचारे मजबूर थे, अपमानित किए जाते थे और उपेक्षित कृषकों उनकी आवाज़ थे। अर्थात जो भी मुंशी प्रेमचंद की जो किताबें लिखी गई हैं, वो आपका गोदान हो या आपकी जो है बाकी किताबें हैं, उन्होंने उसमें उसके कृषकों के ऊपर में बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो आपको रूबरू कराएंगी। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था आपका? ग्वालियर में हुआ था। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? आगे बढ़ते हैं, किसका है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है आपका? राधा कृष्ण की प्रेम लीला का। नेक्स्ट, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? कब लिया गया? आपका 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1948 को आपका हिंदी को क्या है? राजभाषा। मैं राजभाषा को और राष्ट्रभाषा को पुनः एक बार बताना चाहता हूं कि राष्ट्रभाषा नहीं होगी, हिंदी भारत में राजभाषा है। राष्ट्रभाषा अगर होगा तो गलत होगा, याद रहे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है? पहला तय है, न है, द है, ट है। तो क्या होगा आपका इसमें? तय होगा। और हमने आपको कहा था, एक ट्रिक बताई थी जब आपने वर्ण वाला का आपने डिस्कस किया था कि कमल कंठी पैन, चपला ताई, टमाटर का मुरब्बा, 3 दांतों से खाकर पतले होठों से हंसी। वो ट्रिक्स यहाँ पे इस्तेमाल करें अपनी कॉपी में लिख के। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्ण कौन सा है। अक्षय वर्ण किसके योग से बना है? किसके बना है? हमने कल ही डिस्कस करा था, कै और सै के योग से बना है। कै और सै के योग से बना है। नेक्स्ट, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? आपका पूर्वी हिंदी से है। प्रश्न रिपीट हो गया है। कोरवी किस बोली को कहते हैं? खड़ी बोली को कहते हैं। कोरवी एक भाषा है जो हम बात कर रहे हैं, वो खड़ी बोली है। एक भाषा हरियाणा में आते हैं, मन ने क्या करना भाई, कतई नहीं मानू, लाठी लेकर पीछे पीछे भागूंगा। ये भाषा क्या होगी? आपकी कोरवी होगी, जहां पे आप हिंदी के अक्षरों को खींच के पुकारें।
वो कहाँ पे आपका जो क्षेत्र है हमारा हरियाणा का, उस क्षेत्र के अंदर हमारी इस भाषा को इस्तेमाल करते हैं। बांगरू किस उपभाषा की बोली है? किसकी है? आपकी पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है। बांगरू आपकी पूर्वी हिंदी की है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? आपकी क्या है? खड़ी बोली है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ये बड़ा कठिन प्रश्न है, ये बहुत कठिन प्रश्न है और इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है आपकी? 12 है। सही है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 12 है। तो ये 12 है या 13 है या 10 है या 11 है? क्या हो सकता है? हमने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करेंगे वाचन की, किसकी? वाचन की, तो वाचन में क्या होंगे? 11 होंगे। और लेखन में कितने होंगे? लेखन में कितने होंगे आपके? 13 होंगे। इसमें से क्या बच जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? अंग और अ, 2 और जुड़ जाएंगे। और अगर आपसे पूछता है कि वाचन के आधार पर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपको बोलना है क्या है? यहाँ पे 11 है। और लेखन के आधार पर अगर पूछ लेता कितनी है? 13 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको 11 से ही करना है। ओके, नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी इसमें कितनी है आपकी? 33 है। 33 है। 33 क्यों है? क्योंकि आपके जो 8 व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, हमने यहां पे क्या रखा? 33 को बोला है। 33 क्यों रखा है? क्योंकि हमने संयुक्त, याद रहे, संयुक्त कितने हैं? 4 संयुक्त कौन से हैं? सॉरी, ये मिटा कैसे सकता हूं? चलिए हम यहां बताते हैं। देखिए संयुक्त क्या है? संयुक्त कितने हैं आपके? अक्षय, अज्ञेय, त्रय और श्रेय, ये आपके कितने हैं? 4। और आपके अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। और द्विगुण कितने हैं आपके? 2 हैं। तो ये जो 8 ये वर्ण रखे हमने, ये हमने 33 से अलग रखे हैं। तो हमने वर्णों को कितना बोला गया? 33 बोला गया है। क्या है? 33 रखे हैं। 8 को हमने अलग कर दिया है क्योंकि 8 में 4 आपके संयुक्त हैं और 2 आपके अयोगवाह हैं, 2 आपके जो है द्विगुण हैं। तो हमारी हिंदी भाषा में व्यंजन कितने हैं? 33 और स्वर कितने हैं? 11। आगे बढ़े। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कौन सा है? विसर्ग कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? हमने बताया था विसर्ग ये होता है, तो इसमें कहाँ विसर्ग? ये विसर्ग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन की हमने बात करी थी कि अंतस्थ व्यंजन की आवाज पेट से निकलती है। तो ये क्या होगा आपका? ये, रे, ले और वे, ये आपके क्या अंतस्थ हैं। तो आप खुद तलाश कर लीजिए कि इनमें अंतस्थ कौन सा है। आई थिंक ये होना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठव्य है, बता चुका हूं मैं इससे पहले वीडियो में। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूं, इसको आपने क्या करना है? कमल कंठी पहन, चपला ताई, टमाटर का मुरब्बा, 3 दांतों से खाकर, पतले होठों से हंसी, उस ट्रिक में डालना है और प्रश्न का आंसर खुद ढूंढना है। तालव्य व्यंजन है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आपको खुद से देखना है। आप खुद देखिए। तालव्य मैंने ये भी आपको बताया था, मैं एक बार ट्रिक फिर दोबारा लिख सकता हूं, बता सकता हूं एक बार आसानी से। कमल कंठी पहन, चपला ताई, टमाटर का मुरब्बा, 3 दांतों से खाकर, पतले होठों से हंसी। इसको आप जब लिखेंगे कॉपी के अंदर तो कमल कंठी कैसे कंठ का हो गया, जैसे तालु का हो गया, इस प्रकार आपको सारे वर्णों का मिल जाएगा कौन सा वर्ण कहां से पुकारा जाता है। नेक्स्ट, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? किसमें नहीं है? कृष्ण में, कृपा में कहां लगा है? ये ऋषि है। कृष्ण में ये ऋषि है और दृष्टि में भी ये ऋषि है। हमने कहा था कि जहां पे इस प्रकार लगे ये क्या है आपका? ये आपका ऋषि है। ये क्या आपका क्या है? ये आपका ऋषि होता है, इसे आप रह ना समझे। नेक्स्ट, औ औ का किस प्रकार के वर्ण हैं? कौन से हैं? तालव्य हैं। कौन से? कंठोष्ठीय हैं। ओ औ। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? फिर रिपीट हो गया है, 52 हैं। आगे चलते हैं। ब्रज भाषा है, कौन सी भाषा है आपकी? पश्चिमी हिंदी है। नेक्स्ट, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका आपकी विजय ब्रज भाषा में लिखी गई है और किसने लिखी है? तुलसीदास ने। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बी, पूर्वी हिंदी की।
और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है आपकी? बघेली आती है, जो हमने बताया मारे छोरन को ढोरन की खोरन में डारन को टोरन बजा दियो। ये भाषा कहाँ की है? बघेली है, आगरा की। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? कौन सी है? मराठी, मलयालम भारोपीय भाषा की नहीं है। ये किसकी है? द्रविड़ भाषा की है। और आपसे ये पूछेगा कि भारोपीय परिवार की भाषा ये तीनों हैं और ये भाषा जो है आपकी नहीं है, ये आपकी द्रविड़ परिवार की भाषा है। और ये आपकी किसकी है? ये भारतीय परिवार नहीं है, क्या है? भारोपीय है, ये भारोपीय है, भारोपीय परिवार की भाषा। ओके। बिहारी हिंदी की खड़ी बोली का नाम है, क्या है आपका? मगही होगा। मीरा किसे अपना इष्टदेव आराध्य मानती थी? किसको मानती थी? श्री राम को या विट्ठल नाथ जी को या राधा को मानती थी? किसे मानती थी? अरे भाई भगवान कृष्ण को मानती थी मीरा। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है। हमने आप लोगों को जब विस्तृत जानकारी दी उसमें बताया था कि दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और ह्रस्व स्वर जो एक मात्रिक हैं सारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ए, छोटा ऊ, छोटी ई, ऋषि आपके ह्रस्व हैं। दीर्घ स्वर आपके हैं, आपके जो है बड़ा ऊ है, आ है, ये सारे आपके दीर्घ और प्लुत स्वर वे थे जिनमें आपने हमने बताया था कि राम में अगर इस प्रकार का राम में अगर ये इस प्रकार लिखा जाता है तो ये जो बीच में तीन है इसका मतलब है कि जो उच्चारण है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगा। क्या बोला जाएगा? राम, ओम, अल्लाह। नेक्स्ट, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है, कौन सा है आपका? यह है। नेक्स्ट, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? दूसरा और चौथा। नेक्स्ट, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? कौन सा है? मैंने कल ही बताया था अल्पप्राण के बारे में। क्या बताया था? 135 शायद एक ट्रिक दी थी, वो आपको देख लेना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? बताइए कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? कै, चे, टे। हमने एक चीज बताई थी, कै, चे, टे, ते, पे। तो कचट तप में क्या आ रहे हैं? आपके ये तीनों कचट तप में आ रहे हैं, मगर यह नहीं है। ये क्या है आपका? अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, ये आपका नहीं होगा। निम्नलिखित में से कंठव्य ध्वनि कौन सी है? कौन सी आपकी? कै और ख क्या है? कंठव्य ध्वनि है। हिंदी का सै ध्वनि क्या है? सै ध्वनि आपकी कैसी है? आपकी जो है तालव्य ध्वनि है। सै जब आप बुलाएंगे तो आपका क्या होगा? तालव्य को टच करेगी आपकी जीवा। कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? कौन से आपके? आ ओष्ठ्य नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? आपके गिरीशन ने दी है। गीता में कितने श्लोक हैं? आपके 700 श्लोक हैं। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य, ये इंपॉर्टेंट है। हमने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आपका एक आएगा निर्नुनासिक, और एक आएगा आपका अनुनासिक। तो इसमें आपको याद करना है निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक का मतलब है बेटा कि जहाँ पे नाक की सहायता के बिना वर्णों का उच्चारण हो। जैसे आपके सारे स्वर्ण क्या है? निर्नुनासिक हैं। और आपका जो अनुनासिक है जहाँ पे नाक की आवश्यकता पड़े। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अनुनासिक शब्द को हम क्या बोलेंगे? नाक की सहायता से, और निर्नुनासिक जो है नाक के बिना। तो इसमें क्या हो जाएगा? अणे। अणे को हमने एक चीज और फिर आपको बताई थी कि जो पंचमाक्षर है, याद रहे, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पंचमाक्षर हमने बताया था। पंचमाक्षर अर्थात कचट तप का कै, चे, टे, ते और पै का जो हमारा 1, 2, 3, 4 और 5वां जो अक्षर है ये 1, 2, 3, 4, 5, ये सारा क्या होगा? आपका नासिक्य होगा। क्या होगा? नासिक्य होगा। याद रहे, भूलना नहीं है। स है में कौन से व्यंजन?
कहलाते हैं। क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? खड़ी बोली है, बार बार आ चुका है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? शोरसैनी अपभ्रंश। छत्तीसगढ़ बोली हिंदी के किस वर्ग से हुई है? यह आपका पूर्वी हिंदी से है, रिपीट हो गया है। अक्षय ध्वनि किस प्रकार के स्वर के अंदर आती है? संयुक्त वर्ण के अंदर आती है। हमने अभी बताया आपको कि संयुक्त वर्ण आपके हैं अक्षय, अज्ञेय, त्रय और श्रेय। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम कहाँ पे आएगा? आपका कै के बाद आएगा। अज्ञेय वर्ण किन दो वर्णों के योग से बना है? जय और य से बना है। निम्नलिखित में से अयोग वर्ण अघोष वर्ण कौन सा है? यह आपको वही कमलकंठी में, कमलकंठी पहन जो ट्रिक है आपको दी हुई है उसमें डालना है आपको, और ये क्या आपका जय होगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन अभी बात करे थे हम लोग, क्या है? अज्ञेय है। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजापुर में हुआ था। भारद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? प्रयाग में स्थित है। अक्षयवट कहाँ पर स्थित है? कहाँ पे है? प्रयाग में है। अक्षयवट क्या है? आपका एक जहाँ पे गंगा और यमुना मिली है वहाँ पे एक मंदिर है भगवान हनुमान का, उसके अंदर एक अक्षयवट है, उसके पत्ते को हम लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको हम अक्षयवट मानते हैं। कहाँ पे है? प्रयागराज इलाहाबाद में है। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? कौन सा है? जय जय न। नेक्स्ट, कौन वर्ण घोष नहीं है? आपका क्या है? तय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, कौन सा है? तय। तय दंतव्य क्यों है? तय, थे, दे, धे, न सारे क्या हैं? आपके दंतव्य हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपका कंठ है। नेक्स्ट, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? आपका थ है। नेक्स्ट, हिंदी की बै ध्वनि है। बै ध्वनि कौन सी? आपकी ओष्ठ्य है। बै, हमने कहा था कल एक बात की थी वीडियो में कि अगर आपके होठों को काट दिया जाए तो कौन सी ध्वनि नहीं बोली जाएगी? तो क्या बोला जाएगा? पै वर्ग को। पै, फै, बै, भै, मैं। जो पै वर्ग है वो पूरा क्या है? ओष्ठ्य है। पै, फै, बै, भै, मैं, याद रहे। तो क्या होगा आपका यहाँ पे? बै ध्वनि क्या है? आपकी ओष्ठ्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दंतव्य ध्वनि है आपकी क्या है? तय है। आपने कहा था अगर दांत नहीं हो तो क्या बोलेगा? तय। तय, थे, दे, थे, न क्या है? दंतव्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठी है? क्या है आपकी? व। नेक्स्ट, हिंदी की तालव्य ध्वनि कौन सी है? आपकी च, छ, ज, झ, झ। नेक्स्ट, कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? आपकी जो है तय ध्वनि जो है अल्पप्राण है। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? आपका सबसे पहले आएगा अक्षय। नेक्स्ट, राम काव्यधारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। आपका गोस्वामी तुलसीदास। यह रे लय व्यंजनों को कहते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों का प्रश्न अभी मैं 15 बार बता चुका हूं। ये आप लोगों को देखना है कि क्या होगा। स्पर्श व्यंजन होगा, अंतस्थ व्यंजन होगा, ऊष्म होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा ये आप लोगों को देखना है। निम्न शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी जिन शब्दों के अंत में ए आता है ऐसे शब्द आपसे पूछ सकता है। आपको दो प्रकार के पूछेगा, अकारांत और आकारांत। एक क्या है? अकारांत, और एक आपसे पूछेगा आकारांत। क्या है? आकारांत। जिन शब्दों का अंत ऐसे होगा आकारांत होगा, जिन शब्दों का अंत आ से होगा आकारांत होगा। तो आकारांत, अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत चार हैं। जहां पे आ से अंत हो, जहां पे ऐसे अंत हो, जहां पे ऊ से अंत हो और जहां पे ई से अंत हो, ये चार प्रकार के होंगे आपके। तो ये आपका इसमें मैं बता दे रहा हूं। नेक्स्ट, कौन सा स्वर नहीं है? इसका प्रश्न का उत्तर आप खुद देंगे, मैं नहीं बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? ये भी मैं बता चुका हूं, आपको इसका आंसर खुद ढूंढना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली में बता चुका हूं, दोबारा ढूंढे प्रश्न का सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? सी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये प्रश्न आपसे पूछने वाले नहीं है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वाण है। नंबर एक क्या है? वाण। दूसरा क्या है आपका? शब्द। तीसरा क्या है आपका? पद। तीसरा क्या है आपका? पद। और लास्ट क्या है आपका? वाक्य। ये आपके चार इकाई हैं। पहला आपका वर्ण है, दूसरा आपका शब्द है, तीसरा आपका पद है और चौथा आपका क्या है? वाक्य है। नेक्स्ट,
वर्णमाला किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। वर्णमाला का मतलब है वर्णों के व्यवस्थित समूह को या परिनिष्ठित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कह सकते हैं। यहां पे परिनिष्ठित भी लिखा जा सकता है, परिनिष्ठित भी आ सकता है, ये होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्पांत वर्ण कौन से हैं? आप लोगों को खुद वीडियो देखने से पहले वाली और तलाश करना है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? कितनी है मुझे नहीं पता, आई थिंक 53 होनी चाहिए, ऐसा ही है? 10 बार बता चुका हूं, क्या है? 52 होगी। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का क्या नाम था? नाम है क्या है आपका? तिलक फॉन्ट। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 8 अनुच्छेद में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है आपकी? अभी कितनी होगी? है 15। नेक्स्ट, हो गया अभी? बस। तो ये जो वीडियोज बेटा आप लोगों के सामने रखी है, इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें वे देखनी हैं जो आप लोगों की छूट रही हैं। ये प्रश्न के माध्यम से हमने इसमें कोशिश किया है कि जो भी हिंदी से आपका सिलेबस है उसमें से जो खास प्रश्न है वो आप लोगों के सामने रखे जाएं। अगली वीडियोज में हम फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न लाने की ताकि आप लोगों का मोराल बना रहे। हिंदी में बहुत ज़्यादा पैनिक होने की, डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत रखना है, खुश रहना है, पेपर की तैयारी लग के करना है। पटना में जो लोग रह रहे हैं, मौसम अच्छा है, घर के अंदर बंद रहें, तैयारी करें और बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर वापस आएँ। इसी की मनोकामना के साथ में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई करेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।